हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिसर्च 365। हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ रिसर्च की। तो टाइप्स ऑफ रिसर्च में मैंने आपको बताया था कि रिसर्च जो होती है उनको हम तीन तरीके से तीन टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला था ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे, दूसरा था मेथड्स के बेसिस पे और तीसरा था हमारा अप्रोचेस के बेसिस पे। तो मैं आपसे बात कर रही थी प्रीवियस वीडियोस में ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव की उद्देश्य के आधार पर जो अनुसंधान होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। उसमें हमने बात की थी सबसे पहले फंडामेंटल रिसर्च की, जिसको हम बेसिक रिसर्च या प्योर रिसर्च या थ्योरेटिकल रिसर्च भी कहते हैं। बेसिक रिसर्च, जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, ये एक थ्योरी को फॉर्मुलेट करने का काम करती है या फिर कोई एग्जिस्टिंग थ्योरी में कंट्रीब्यूशन का काम करती है। मतलब या तो ये कोई थ्योरी को बनाती है या तो फिर किसमें हेल्प करती है, कोई प्रचलित थ्योरी जो होती है उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन, कुछ विकासात्मक चीजें और जोड़कर उसमें कंट्रीब्यूट करती है। इस टाइप की जो रिसर्च होती है उसमें जनरलाइजेशन हम कर सकते हैं। इसका मतलब सामान्यीकरण, मतलब हम इसे पूरी पॉपुलेशन, पूरी जनता पर लागू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम कोई थ्योरी फॉर्मुलेट कर रहे हैं और जो थ्योरी होती है अगर उसकी एप्लीकेबिलिटी यूनिवर्सल ना हो, मतलब सार्वभौमिक ना हो, तो उस थ्योरी का कोई मतलब नहीं होता है। इसीलिए इस रिसर्च में हम क्या करते हैं, जो थ्योरीज होती है उनका जनरलाइजेशन कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो फंडामेंटल रिसर्चेज होती हैं ये फिजिकल साइंसेज से एसोसिएटेड होती हैं मोस्टली। और ये जो रिसर्चेज होती हैं इस टाइप की, इसमें हम क्यों के आंसर्स खोजने की कोशिश करते हैं कि वाई द मैन वेंट टू द मून, इंसान चंद्रमा पर क्यों गया। उसके बाद हमने आपसे दूसरे वीडियो में बात की थी सेकेंड टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव रिसर्च, जिसमें हमने बात की थी आपसे अप्लाइड रिसर्च की। अप्लाइड रिसर्च, जैसे मैंने नाम से बताया था, अप्लाई करना चीजों को। तो जो चीजें क्या करती हैं, जैसे कि फंडामेंटल रिसर्चेज जब प्रिंसिपल्स को सेट करती है, वो सिद्धांतों को बनाती है या थ्योरीज को फॉर्मुलेट करती है, फिर उन थ्योरीज का यूटिलाइजेशन, उनका अनुप्रयोग, उनका एप्लीकेशन कौन करती है, अप्लाइड रिसर्च करती है। एक तो ये डिफरेंस हुआ इन दोनों में। और दूसरी बात, जो हमारी ये अप्लाइड रिसर्च होती है इसमें हम जनरलाइजेशंस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें जो है चीजें वेरी करती हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल भी लिया था कि फैन और टीवी। फैन हमारे यहाँ इंडिया में 220 वोल्टेज पे चल रहा है, लेकिन वही फैन कनाडा में 110 वोल्टेज पे चल रहा है। तो आप जो है सेम चीज को हर जगह पर अप्लाई नहीं कर सकते। ये जो रिसर्च होती है अप्लाइड रिसर्च, इसकी लोकल एप्लीकेबिलिटी होती है और उसके अलावा जो है इसमें कोई यूनिवर्सैलिटी नहीं होती है। और जो हमारी अप्लाइड रिसर्च होती है उसमें हम हाउ की बात करते हैं, कैसे चेंज कैसे आ गया, है ना। हम जैसे अगर हम देखना चाहें तो और हम ये बात कर सकते हैं कि जो अप्लाइड रिसर्च होती है उनमें हम इन तरीके की चीजें खोजते हैं कि इंसोम्निया है या फिर डिप्रेशन को कैसे क्योर किया जा सकता है। ये एक इम्प्रूवमेंट या प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट की बात करती हैं, ये किसी प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट की बात करती हैं। जैसे मान लीजिए फंडामेंटल रिसर्च ने कोई थ्योरी को डेवलप कर दिया, अब उस थ्योरी के आगे जो है उस थ्योरी में क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, उसको करंट सिनेरियो, करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली कैसे आगे और इम्प्रूव करना है, कैसे बढ़ाना है, ये काम रहेगा अप्लाइड रिसर्च का। अप्लाइड रिसर्च जो होती है वो पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन पर बेस्ड होती है और ये हाउ जैसे क्वेश्चंस के आंसर करती है। बाकी अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो इसके प्रीवियस मैंने 2 वीडियोस और बनाई है टाइप्स ऑफ रिसर्च पे, तो उनको आप देख सकते हैं रिसर्च की प्लेलिस्ट में। रिसर्च के बारे में जानना है तो उसके लिए भी रिसर्च क्या है और रिसर्च के 6 स्टेप्स क्या हैं उन सब के बारे में मैंने बताया हुआ है, जिसमें कि मैंने पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम से लेकर के लास्ट स्टेप रिपोर्टिंग एंड इवेल्युएटिंग द रिसर्च तक सब कुछ उस वीडियोस में बताया हुआ है। तो चलिए आज हम आगे की शुरुआत करते हैं थर्ड टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव रिसर्च, जिसका नाम है एक्शन रिसर्च। जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, एक्शन रिसर्च मतलब क्रिया अनुसंधान, मतलब किसी टाइप की एक्टिविटी होगी इसमें।
तो ये रिसर्च जो है एग्जिस्टेंस में अस्तित्व में कब आई? 1930 के आसपास ये रिसर्च एग्जिस्टेंस में आई। इसका जो मेन फोकस रहता है वो तात्कालिक समस्याओं को सुलझाना रहता है या उनका समाधान निकालना रहता है। ये इमीडिएट प्रॉब्लम्स पे फोकस करती है और उनका ही एप्लीकेशन का ये काम करती है कि कैसे तात्कालिक समस्याओं को तुरंत सुलझाया जा सके। ये किसी तरीके की थ्योरी का डेवलपमेंट नहीं करती है, ना ही ये किसी तरीके का जनरलाइजेशन करती है। ये केवल क्या करती है, जो आपकी तात्कालिक समस्या होती है उसको सुलझाने का काम करती है। ये हमेशा किसी न किसी लोकल प्रॉब्लम पे बेस्ड होती है। एम्फसाइजेस हो ना लोकल प्रॉब्लम। इसकी लोकल एप्लीकेबिलिटी होती है और इसकी कोई यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसका नाम है एक्शन रिसर्च और ये इमीडिएट प्रॉब्लम्स के लिए होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम समझें, एक डॉक्टर के पास में दो मरीज जाते हैं। एक मरीज को फीवर है और दूसरे को लूज मोशंस आ रहे हैं, तो क्या डॉक्टर दोनों को सेम मेडिसिन दे देगा? नहीं देगा। तो ऐसे ही क्या होता है, क्योंकि वो सेम मेडिसिन उनको नहीं देगा, क्योंकि उन दोनों की प्रॉब्लम्स अलग अलग है। ऐसे ही एक्शन रिसर्च में होता है। जब आपके पास हर एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए प्रॉब्लम वेरी कर रही है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, तो आप सेम ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, सेम एक्शन रिसर्च नहीं लागू कर सकते दोनों के ऊपर। इसीलिए इनकी कोई यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं होती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर किसी बच्चे को मैथ से डर लगता है और आप उसके डर को भगाने के लिए एक पर्टिकुलर टेक्निक का यूज करते हैं, तो जो दूसरा बच्चा है अगर उसको भी मैथ से डर लगता है तो सेम टेक्निक से उस बच्चे का भी डर दूर हो जाएगा। डिफरेंट इंडिविजुअल्स के लिए आपको डिफरेंट टेक्निक्स और चीजों का इस्तेमाल करना होगा, इसीलिए इसकी कोई यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं होती है। उसके बाद ये रिसर्चेस क्या करती हैं, मोस्ट प्रोबेबली या मोस्टली ये यूज होती हैं स्कूल की प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करने के लिए। और ये क्या करती हैं, बहुत सारी जो चल रही होती है चीजें, जैसे बहुत सारे मेथड्स ऑफ टीचिंग चल रहे होते हैं, रन हो रहे होते हैं, उनको भी इम्प्रूव करने का काम करती है। कि मान लीजिए हम पीपीटी से पढ़ा रहे हैं, तो पीपीटी को हम और इंटरेस्टिंग, पीपीटी से पढ़ाने के मेथड्स को हम और इंटरेस्टिंग और मोटिवेटिंग, फन लविंग कैसे बना सकते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए, और उनको कैसे हम और इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि वो उसमें और इंटरेस्ट ले सकें। इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो एक्शन रिसर्च या क्रियानुसंधान है वो एक तरीके से एप्लीकेशन होता है एक अच्छे मैनेजमेंट का। क्यों अच्छे मैनेजमेंट का मैंने क्यों कहा? क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे बात की है टीचर एजुकेशन की भी, तो टीचर एजुकेशन में मैंने एक मॉडल की आपसे बात की है, शुलमैन का जो व्यू पॉइंट है फॉर द नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन, उसमें उन्होंने जो एक मॉडल ऑफ पेडागोजिकल रीजनिंग की बात की है, उसमें शुलमैन कहते हैं कि टीचर को जो है रिफ्लेक्शन भी होना चाहिए, प्रतिबिंब बिंबित करना चाहिए उसे अपनी चीजों को, वो सेल्फ रिफ्लेक्ट करे। उसे पता होना चाहिए कि वो जो मेथड्स या टीचिंग एड्स यूज कर रहा है या टीएलएम्स का यूज कर रहा है, वो सारी की सारी चीजें क्या इम्प्रूवमेंट मांग रही हैं, क्या उनमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अगर वो इन सब चीजों को जांचता परखता है, वो अपनी खुद की चीजों को रिफ्लेक्शंस लेता है अपने खुद के बारे में, तो फिर वो चीजों को अच्छे से मैनेज करेगा। तो सारी चीजें कनेक्टेड है, सारे सब्जेक्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इस चीज का एग्जाम्पल लेते हुए हम ये कह सकते हैं कि एक्शन रिसर्च जो है वो अनुप्रयोग है एक अच्छे प्रबंधन का, जिसको हम कहते हैं मैनेजमेंट। ये टाइप जो है रिसर्च का, एक्शन रिसर्च, ये साइंटिफिक थिंकिंग पे बेस्ड होता है और इसमें हम क्या करते हैं, हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो होती हैं हमारी, क्या आई कैन से कि जो हमारे सामने प्रॉब्लम्स आती हैं वो वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं, और उन समस्याओं को हम साइंटिफिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि एज आई टोल्ड यू अर्लियर, रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस विच फॉलो सम सर्टेन स्टेप्स। तो रिसर्च एक सिस्टमैटिक, व्यवस्थित और ऑर्गेनाइज्ड, संगठित प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसमें कुछ स्टेप सीक्वेंशियल वे में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। जो एक्शन रिसर्च होती है उसमें सब्जेक्टिव जजमेंट्स होते हैं। सब्जेक्टिविटी का मतलब और ऑब्जेक्टिविटी में क्या डिफरेंस है? ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि आपने मान लीजिए बच्चे से पूछा कि भारत की राजधानी क्या है, तो वो आंसर में क्या देगा? नई दिल्ली। ये आप किसी भी बच्चे से पूछोगे तो इसका आंसर एक ही आएगा, न्यू दिल्ली। तो ये हो गई ऑब्जेक्टिविटी, जिसका आंसर हमेशा एक रहता है और सबके लिए वो सेम रहता है।
आंसर में वो फिक्स रहता है आंसर उसका। और सब्जेक्टिविटी क्या होती है? सब्जेक्टिविटी होती है कि आपने बच्चे से पूछा आपको दिल्ली में क्या क्या पसंद है, तो मान लीजिए कुछ बच्चे आंसर करेंगे नया सॉरी लाल किला, रेड फोर्ट, और कुछ बच्चे आंसर करेंगे कि मुझे तो अक्षरधाम टेम्पल पसंद है। तो ये हुई सब्जेक्टिविटी। तो इसमें आपके सब्जेक्टिव जजमेंट्स भी होते हैं कि आपका क्या वे ऑफ टीचिंग है, आपका क्या बिहेवियर है, आपकी क्या सोच है, तो आपकी क्या आइडियोलॉजी है। उस तरीके से आप एक्शन रिसर्च की प्रॉब्लम्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि इसमें सब्जेक्टिव जजमेंट्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं। फिर इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस, जो हमारे व्यक्तिगत अनुभव होते हैं, वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड किस सेंस में मैं कह रही हूँ, क्योंकि जब आप इन समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते हैं तो वो आपकी अपनी समस्याएं नहीं होती हैं, वो आप सामने वाले की समस्याओं को सुलझा रहे होते हैं। तो सामने वाले की समस्याओं को सुलझाने के लिए आप अपने परसेप्शंस, अपने पूर्वानुमान, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस सामने वाले पे नहीं थोप सकते। आपको उसकी समस्या को कंसीडर करते हुए सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करना होता है। इसीलिए इसमें लिमिटेड पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बात की गई है। उसके बाद में अगर रिसर्चर जो है क्या करता है, अपनी फील्ड इन्वेस्टिगेशन में या ऑब्जर्वेशन में किसी भी तरीके की कोई समस्या देखता है तो वो एक्शन रिसर्च करता है। जैसे मान लीजिए एक टीचर क्लास में गया, उसने अपने क्लास के कुछ स्टूडेंट्स से कहा कि आप इंग्लिश की बुक की रीडिंग करिए। अब कुछ स्टूडेंट्स ने तो बुक्स की रीडिंग अच्छे से कर दी और कुछ स्टूडेंट उसको पढ़ भी नहीं पा रहे। तो जब वो फील्ड में गया, उसने इन्वेस्टिगेशन किया और ऑब्जर्व किया, तो उसने पाया कि क्या है कि बच्चों को इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम है। तो वहां से एक प्रॉब्लम जनरेट हुई और उस इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टीचर जो एक्शंस लेगा, जो रिसर्च करेगा, जो प्लान प्रोसीजर बनाएगा, वो होगी एक्शन रिसर्च। फिर जो एक्शन रिसर्च होती है वो किसी भी तरीके की पारंपरिक गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए नहीं चलती है, ना ही तो किसी तरीके के पूर्व अनुभवों पर आधारित होती है। ट्रेडिशनल क्यों नहीं होती? मान लीजिए कि पहले के समय में गुरुकुल सिस्टम था और बच्चे को पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाया जाता था, तो वो ट्रेडिशनल चीजें थी। अब इस समय आप वर्तमान समय में प्रेजेंट सिनारियो में कोई इस तरीके की समस्या आती है कि बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता है या फिर कुछ भी चीजें हैं, तो आप गुरुकुल सिस्टम की तरह स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में उसको रह के वो चीजें नहीं करा सकते। आप ट्रेडिशनल चीजों को फॉलो नहीं कर सकते। आपको करंट सिचुएशन, करंट सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंगली और बच्चे की जो नीड्स है उसके अकॉर्डिंगली, जो उसका लर्नर का मेंटल लेवल है, जो उस लर्नर की साइकोलॉजी है, उसके अकॉर्डिंगली ही एक एक्शन रिसर्च प्लान बनाना होगा। उस तरीके से फिर आपको उस बच्चे की समस्या को सुलझाना होगा। आप पारंपरिक चीजों पे चलकर नई समस्याओं को नहीं सुलझा सकते। और ये जो एक्शन रिसर्च होती है या क्रिया अनुसंधान हम कह सकते हैं, इसमें ये बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक होती है और साइंटिफिक होती है और उसमें बहुत सारी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को हम टैकल कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो एक्शन रिसर्च होती है ये ग्रुप में भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ग्रुप की प्रॉब्लम भी हो सकती है और किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की भी प्रॉब्लम हो सकती है। एक्शन रिसर्च इज अ प्रोसेस ऑफ स्टडिंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ सोशल स्टडीज। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो रेलिवेंट प्रॉब्लम्स है, जो समाज से जुड़ी हुई समस्याएं हैं और जो करंट में प्रॉब्लम है, करंट की प्रॉब्लम है, इमीडिएट प्रॉब्लम्स है सोशल स्टडीज में, उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और हम लोगों की समस्याओं को या बच्चों की समस्याओं को समझते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, नई चीजों का डेवलपमेंट करते हैं, नई चीजों का विकास करते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कि हमने बच्चे के मैथ्स के पढ़ने के डर को दूर करने के लिए एक अलग टाइप का टीएलएम बना दिया, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, है ना। तो वो एक अलग चीज हो गई, उसका एक नई चीज का डेवलपमेंट हो गया। वो हो सकता है आगे आने वाले फ्यूचर में जो कुछ इस तरह के बच्चे और हों उनको हेल्प कर सके डेवलप करने में, मतलब कम करने में, रिड्यूस करने में जो फियर है मैथ्स का। और जो एक्शन रिसर्च वर्ड है वो कर्ट लेविन ने यूज किया था। ये एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। एक्शन रिसर्च टाइप ऑफ अप्लाइड रिसर्च ही होती है, क्योंकि अप्लाइड रिसर्च की भी लोकल एप्लीकेबिलिटी होती है, उसमें भी हम अनुप्रयोग की बात करते हैं और इसमें भी हम यूटिलाइजेशन की बात करते हैं। अप्लाइड रिसर्च भी डेवलपमेंटल पर्पस होता है उसका और इसमें भी हम डेवलपमेंट ऑफ न्यू थिंग्स की बात करते हैं।
इसकी एप्लीकेबिलिटी वाइडर होती है। ये निर्णयात्मक रिसर्च होती है, डिसीजन ओरिएंटेड, है ना। ये क्यों डिसीजन ओरिएंटेड कहा गया? जैसे मान लीजिए टीचर ने कोई मेथड अप्लाई किया या कोई प्रॉब्लम को सुलझाने का काम किया, तो फिर उसको बाद में पता चल जाएगा कि जो वो प्लान उसने किया था, फिर उसने उसके हिसाब से एक्ट किया, फिर उसने उसको चेक किया, तो उसका क्या रिजल्ट आ रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं ये डिसीजन ओरिएंटेड रिसर्च है। इसको इंटरप्रिटेटिव रिसर्च भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, ह्यूमंस के एक्शन को स्टडी करती है, मानव की जो गतिविधियां हैं उनको स्टडी करती है, अध्ययन करती है उनका। और जो समाज में प्रैक्टिसेस चल रही हैं, ये सामाजिक प्रैक्टिसेस, टीचिंग के रेस्पेक्ट में हम बात करें तो ऑब्वियस है कि टीचिंग से रिलेटेड जो सोशल प्रैक्टिसेस हैं उनको ये टैकल करने का काम करती है, और इसीलिए इसे व्याख्यानात्मक अनुसंधान भी कहते हैं, या उसका एक प्रकार ये होती है। साइक्लिक होती है नेचर में, क्यों? क्योंकि हम पहले किसी चीज को प्लान करते हैं, फिर हम उसके बारे में वैसा कार्य करते हैं, फिर चेक करते हैं उस चीज को, और फिर दोबारा से एक्ट करते हैं। मान लीजिए हमने प्लान किया कि ठीक है, हम किसी बच्चे के इंग्लिश स्पेलिंग एरर्स को सुधारना चाहते, तो पहले तो हमने प्लान किया कि इसके लिए हम प्लान प्रोसीजर क्या बनाएंगे, फिर हमने उसके हिसाब से काम किया, यानी प्लान डू। फिर दूसरा काम हमने किया उस चीज को इम्प्लीमेंट करने का, फिर हमने जब इम्प्लीमेंट किया उसके बाद हमने रिजल्ट्स देखे, फिर हमने उन रिजल्ट्स को चेक किया, और फिर चेक करने के बाद हमें पता चला कि अच्छा, जो हम माइंड में सोच के चले थे कि ऐसा रिजल्ट आएगा, क्या वैसा रिजल्ट आया? अगर वैसा रिजल्ट नहीं आया तो फिर हम दोबारा से एक्ट करेंगे उसको इम्प्रूव करने के लिए, और इस तरीके से ये साइकिल चलती जाएगी। इसीलिए इसको हम कहते हैं साइक्लिक रिसर्च या चक्रीय अनुसंधान। और ये जो एक्शन रिसर्च होती है ये प्रोग्रेसिव होती है, और साथ के साथ इसमें इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट्स भी होते हैं। प्रोग्रेसिव प्रगतिशील होती है, हमेशा बच्चे को आगे बढ़ाने का काम करेगी, क्योंकि बच्चे के ऊपर जब आप एक्शन रिसर्च करते हो उसकी किसी प्रॉब्लम को लेकर, तो उस प्रॉब्लम को फिर आप सॉल्व ही कर देते हो, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व होने के बाद क्या होता है, वो एक स्टेप आगे बढ़ जाता है। तो इसलिए उसका प्रोग्रेसिव और इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट भी होता है। अब हमने एक्शन रिसर्च की बात कर ली है, तो अब हम उसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स की भी बात कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें गुण होते हैं। एक तो इसका प्रैक्टिकल फोकस, इसमें प्रैक्टिकेबिलिटी होती है, व्यवहारिकता होती है, बिल्कुल भी इररेलेवेंट नहीं होती। करंट में आपकी जो कोई प्रॉब्लम चल रही होती है उसके सॉल्यूशन को खोजने के लिए हम एक्शन रिसर्च करते हैं, इसलिए इसमें प्रैक्टिकेबिलिटी होती है। एजुकेटर की खुद की प्रैक्टिसेस होती हैं, क्योंकि आप जब क्लास में पढ़ा रहे हो तो वो प्रॉब्लम आपके सामने आई है, तो फिर आप उसको अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हो, उसके लिए एक प्लान बनाते हो, फिर इस तरीके से एक्ट करते हो, फिर उसको चेक करते हो, फिर दोबारा से प्लान बनाते हो। ये कोलैबोरेटिव होती है, क्योंकि जब आप कोई प्लान प्रोसीजर बना रहे होते हो तो आप बहुत सारे लोगों की मदद लेते हो उसमें। ए स्पायरल ऑफ एक्टिविटीज इसमें होती हैं, क्यों होती हैं? क्योंकि मान लीजिए आपने किसी बच्चे के लिए कोई प्लान बनाया है, तो उस प्लान में आपने कुछ एक्टिविटीज सोची होंगी कि हम ये कराएंगे, फिर आपने कुछ नए तरीके के टीएलएम्स ऐड ऑन किए होंगे, कुछ आपने क्वेश्चंस, कुछ सेशंस रखे होंगे, कुछ डिस्कशन की चीजें रखी होंगी, तो उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज को फॉलो करते हुए हम उस बच्चे की समस्या को, इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का प्लान करते हैं। इसीलिए इसकी एक मेन कैरेक्टरिस्टिक जो है, इट हैव अ बंच ऑफ एक्टिविटीज, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। ये एक डायनेमिक प्रोसेस है, ये कभी भी रुकता नहीं है, डायनेमिक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि समस्याएं आती रहती हैं और हम एक्शन रिसर्च करते रहते हैं। सो अब आज के लिए बस इतना ही। हमने आपसे बात की एक्शन रिसर्च की। एक बार मैं रिकॉल करा देती हूँ कि एक्शन रिसर्च जो है वो क्या करती है, इमीडिएट प्रॉब्लम्स पे फोकस करती है, इसमें जनरलाइजेशन नहीं होता है, एम्फेसाइज करते हैं लोकल एप्लीकेबिलिटी पर, यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं होती है। और एक्शन रिसर्च जो टर्म है वो कर्ट लेविन ने दिया था, जो कि जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, और ये स्कूल प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करने का पर्पस होता है, इसका उद्देश्य होता है। ये क्या करती है, एक अच्छे प्रबंधन का अनुप्रयोग करती है। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ गुड मैनेजमेंट। उसके अलावा इसमें सब्जेक्टिव जजमेंट्स होते हैं और लिमिटेड पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिनको हम सीमित व्यक्तिगत अनुभव भी कह सकते हैं। रिसर्चर फील्ड इन्वेस्टिगेशन करता है या फिर ऑब्जर्व करके चीजों को, वो प्रॉब्लम्स को देखता है और फिर उनके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। साइंटिफिक होती है, सिस्टमैटिक होती है और ऑर्गेनाइज्ड होती है, जो कि रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स तो है ही। ये किसी भी पारंपरिक गाइडलाइंस पे नहीं चल सकती, इसमें आपको न्यू चीजें ऐड ऑन करनी होती हैं। और क्या होता है एक्शन रिसर्च में, एक्शन रिसर्च जो है
वो एक तरीके की अप्लाइड रिसर्च होती है, नई चीजों को डेवलप करना इसका काम होता है। उसके अलावा ये इंटरप्रिटेटिव रिसर्च होती है, इसको व्याख्यानात्मक अनुसंधान भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, ह्यूमंस की एक्शंस को स्टडी करती है और साइक्लिक इन नेचर होती है। पहले हम प्लान करते हैं, फिर डू, फिर एक्ट, सॉरी प्लान, डू, एक्ट एंड फिर उसके बाद में रीप्लान, और फिर उस तरीके से इसको ये चलती रहती है, इसीलिए साइक्लिक होती है, प्रोग्रेसिव होती है और इंक्रीमेंटल होती है। की कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बता ही दी, कोलैबोरेटिव होती है, समूहात्मक होती है, हम साथ साथ काम करते हैं, बहुत सारे लोगों की हेल्प लेते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, बहुत सारी एक्टिविटीज में इंक्लूडेड होती है, ये डायनेमिक और कंटिन्यूअस होती है, प्रैक्टिकल होती है और हमारी खुद की प्रैक्टिसेस होती हैं ये, और ये हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में तात्कालिक मदद करती हैं और हमारे अंदर भी इम्प्रूवमेंट लाती हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब जल्दी ही मैं लौटूंगी इसका एक्शन रिसर्च का पार्ट 2 लेके। सो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल रिसर्च 365। थैंक यू।